जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको 12th का जो ज्योग्राफी है, जिसका पार्ट बी जो है उसका पहला लेसन जो है वो आपको क्या है कि जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। उसके संदर्भ में आज हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उन सारे का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज देखिए, ये ज्योग्राफी का जो है क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो भी भूगोल की कक्षाएं चलेगी उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको क्या है, और वो भी पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है 282, 382, 482, 400। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको 382 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 2001 मतलब एक की जो जनगणना है, क्या है, जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार जो था वो कितना था, तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि जनसंख्या घनत्व। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य है वो आपको कौन कौन है। तो देखिए, तो भारत में अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले अगर हम राज्य की बात करते हैं, क्या करते हैं, राज्य की बात करते हैं, तो ज्यादा राज्य की क्या करना है कि हमें बात नहीं करना है। मतलब कि कुछ ही राज्य है जिसके बारे में हमें क्या करना है कि आपको जानना है। जैसे कि देखिए, बिहार हो गया पहला नंबर पर, कौन हो गया, बिहार, ठीक है ना। बिहार के बाद जो हो जाएगा वो आपको पश्चिम बंगाल, कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर हो जाएगा आपको केरल, क्या हो जाएगा, केरल। फिर आप उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश। और पांचवा नंबर पे आप किसे रख सकते हो, हरियाणा को। किसको है, हरियाणा को। तो देखिए, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है उसमें कौन हो जाएगा, तो आपको बिहार, ठीक है ना। बिहार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, पश्चिम बंगाल। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, तो एक नंबर में बिहार है और दूसरे नंबर पे जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो आपको पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद आएगा कि बताइए कि केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको कितना है। तो देखिए, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कहेंगे तो आपको 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हरियाणा, और ये जो हरियाणा है ना, इसका लगभग आपको 570 प्लस है, यानी कि 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखिए, तो हमारे भारत में ये सभी जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्या है कि आपको राज्य है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो अगर बिहार ऑप्शन में नहीं रहे तो आप किसका नाम लेंगे, पश्चिम बंगाल। अगर मान चलिए पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में नहीं रहे तो आप इसे देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब इसी में पूछ देंगे कि बताइए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन है। तो देखिए, तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर हम राज्य की बात करते हैं तो इसमें एक है आपको अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, सबसे पहला, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो जाएगा आपको मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। तो मिजोरम में जो है वो आपको 52 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद जो जाएगा साथियों हो जाएगा आपको सिक्किम। तो सिक्किम का मुझे एग्जैक्ट जो है याद नहीं है, लेकिन इतना चीज जरूर याद रखिएगा कि भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहेंगे तो इधर बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कहेंगे तो वो कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम में आइएगा तो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जैसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप इसे देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे आपको देख लेना है। और उसके बाद सिक्किम का भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सिक्किम का जो जाएगा 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर हम जो भी डाटा दे रहे हैं ना वो सब आपको 2011 के अनुसार दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। 2011 में जो भारत की जनगणना हुई थी वो आपको कौन सी क्रम की जनगणना थी, तो वह आपको 15वें क्रम की जनगणना थी। चलिए अब चलते हैं दो में, क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में राज्यों की जो कुल संख्या है वो आपको कितनी है। तो देखिए, तो भारत में जो राज्यों की कुल संख्या है ना वो आपको 2020 के अनुसार वो आपको 28 है, क्या है, 28। और संघ शासित प्रदेश पूछेंगे तो वो आपको 8 हो जाएंगे। तो देखिए, तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तीन में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है निम्नतम है, मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जा रहा है, वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश। सभी बताए थे कितना है, तो आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसे आपको याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है,
तो आपको ईटानगर। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। बिहार का पटना। और केरल का कहेंगे तो तिरुवनंतपुरम। यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो देखिए, तो सबसे अधिक जन घनत्व जो है वो आपको किस राज्य में है? तो देखिए, तो सबसे अधिक अगर हम जन घनत्व की बात करते हैं तो वो हो जाएगा साथियों, कहाँ जानते हैं? तो आपको बिहार में। और बिहार का जन घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरा नंबर पर जो आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, केरल आता है। और केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। दूसरी बात कि केरल जो है भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न आप लोगों को देखना है और इसका आंसर जो है आप लोग भी दे सकते हो कि क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इसका आंसर आप दे सकते हो। चलिए आइए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और कुछ बातें हैं जिसको हम लोग जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा वर्ग में नहीं आता है? देखिए, तो इसमें होना चाहिए निम्न से कौन जो है आपको आर्य भाषा वर्ग में जो है वो आपको नहीं आता है। देखिए, निम्न से कौन आर्य क्या है? आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है ओडिसी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आपको बंगाली, तेलुगु, असमिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको तेलुगु आ जाएगा, क्योंकि तेलुगु भाषा जो है ना वो आपको द्रविड़ भाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? द्रविड़ जो भाषा वर्ग है इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, तो भारत में जो भाषा वर्ग है उसको क्या किया गया कि आपको 4 वर्गों में क्या किया गया कि आपको बांटा गया। सबसे पहले आपको भारतीय आर्य, उसके बाद है आपको द्रविड़, उसके बाद है आपको आस्ट्रिक और फिर है आपको चीनी तिब्बती। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कि भारत में जो भाषाई समूह है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो क्या कहोगे? 4 वर्ग में। देखिए, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो आपको भारतीय आर्य भाषा वर्ग, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा दूसरा वो आपको कौन हो जाएगा? तो वो आपको द्रविड़। तीसरा जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको आस्ट्रिक। क्या हो जाएगा? आस्ट्रिक। और चौथा जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा? तो आपको चीनी तिब्बती। क्या हो जाएगा? चीनी तिब्बती। तो इसी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो भारत में जो आपको भाषाई समूह है उसको 4 वर्गों में बांटे गए हैं, जिसमें से आपको लगभग 73% लोग जो होते हैं वो आपको भारतीय आर्य भाषा वर्ग से संबंधित है। उसके बाद आपको द्रविड़ भाषा के जो जो लोग हैं उनकी जो प्रतिशत में अगर हम काउंट करते हैं तो वो लगभग 20% के आसपास है। तो इसे आपको देख लीजिएगा। बाकी में आपको आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती है। तो सबसे ज्यादा जो विशाल भाषाई समूह कहेंगे भारत में तो आपको भारतीय आर्य वर्ग है। और उसके बाद अगर कहेंगे सबसे कम तो हो जाएगा आपको चीनी तिब्बती। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 5 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो अभी बताए थे कि देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए यहाँ पर आपको बिहार नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल था, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको तीसरा स्थान पर जो था वो आपको कौन था? तो आपको देखिए केरल। तो इसके हिसाब से यहाँ पर दूसरा स्थान पर केरल हो जाएगा, ठीक है ना। पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्थान पर जो हो जाएगा वो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और चौथा स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, क्योंकि बिहार यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका क्रम ये होगा, क्योंकि पहला नंबर पर तो बिहार है लेकिन बिहार यहाँ पर दिया नहीं है। इसलिए अगर हम पूछेंगे कि बताइए कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपको कौन है, तो वो आपको बिहार है, लेकिन बिहार ऑप्शन में नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ है? तो आपको केरल में। उसके बाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है? हरियाणा में। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 6 में क्या कह रहा है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो देखिए कह रहा है ऑस्ट्रिक, द्रवियन, यूरोपियन, चीनी। तो देखिए तो बिहार के लोग जो है ना बाबू वो आपको ऑस्ट्रिक जो भाषा परिवार है, ठीक है ना, क्या है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, उससे क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो 6 का ए है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। और देखिए और भारत में सबसे ज्यादा जो अगर हम भाषाई समूह की बात करते हैं तो आपको कौन है जानते हैं? तो वह है आपको यानी कि भारतीय आर्य। तो 6 का राइट आंसर ए हो गया। चलिए 7 का आंसर जो है आप लोग दीजिए, क्योंकि 7 नंबर प्रश्न में जो है काफी आपको समय लगेंगे, तो आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए सभी लोग जो है इसका आंसर पहले आप लोग दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि आपको आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार कब हुई थी? तो देखिए तो पूर्ण जनगणना से भी पहले आपको और भी चीज जानना है कि भारत में सबसे पहले आखिर का जनगणना की जो शुरुआत होती है वो आपको कब होती है, सबसे पहले आपको यह जानना है। तो देखिए तो साथियों
उन जनगणना से पहले सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत में जनगणना की शुरुआत होती है कब। तो देखिए भारत में जनगणना की शुरुआत होती है 1872 ईस्वी में, और इस समय जो भारत के वायसराय होते हैं ना, वो आपको लॉर्ड मेयो होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड मेयो होते हैं। लेकिन हमारे भारत में नियमित रूप से, ठीक है ना, जो पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी वो आपको 1881 में, और इस समय जो वायसराय थे वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको लॉर्ड रिपन थे। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो क्या कहिएगा? लॉर्ड मेयो को। शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। लेकिन नियमित रूप से, वैज्ञानिक रूप से कब शुरुआत होती है? 1881 में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। और भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो कहेंगे भारत में जनगणना जो होती है वो आपको प्रत्येक 10 वर्ष जो होती है वो आपको बाद होती है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे। क्या होंगे? और पूछे जाएंगे। देखिए तो एक प्रश्न आपसे क्या और पूछे जा सकते हैं, जरा सा समझिए, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे कि बताइए कि भारत में जनगणना जो होती है 10 वर्ष पर होती है, तो जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्ष के बारे में बताइए। तो जैसे देखिए 1872, देखिए हम जो कह रहे हैं उसको आपको नोट करते चलिएगा। 1881, फिर आपको 1921, फिर 1900 आपको 31, फिर है आपको 1951, और उसके बाद है 2000, कितना जानते हैं? तो आपको 11। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1872 में भारत में क्या होती है? तो आपको जनगणना की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रखना है। चलिए 1881 में क्या होता है? तो आपको नियमित और वैज्ञानिक रूप से क्या कहेंगे? नियमित और क्या कहेंगे? तो आपको वैज्ञानिक रूप से जनगणना की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। 1921 में जो जनगणना होती है उसमें आपको जनसंख्या कम हो जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। क्या कहेंगे? जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। देखिए इस सब से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1931 में आपको पहली बार क्या है? पहली बार क्या हुआ था कि आपको जाति आधारित जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? जाति आधारित जो है वो आपको जनगणना हुई थी। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है 1951 में। तो देखिए तो 1951 में भी क्या होता है कि जनसंख्या आपको कम जाती है 1941 की तुलना में, लेकिन थोड़ा कमता है, इसलिए इसको कहा जाता है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। क्या कहा जाता है? जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। और एक चीज याद रखिएगा, यह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष थी। कौन जानते हैं? 1951। उसके बाद है दूसरी बार जो जातीय आधारित जनगणना होती है वो आपको कब होती है? तो बाबू देखो दूसरी बार जो आपको जाति आधारित जनगणना होती है ना, वो आपको कब होती है जानते हैं? तो यह आपको 2011 में। तो इन सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना। और एक चीज याद रखिएगा कि जनगणना जो है ना वो आपको संघ सूची का विषय है, और जनगणना कराने का जो दायित्व होता है ना वो आपको केंद्र सरकार पर होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। और हमारे भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो आपको 10 वर्ष पर होती है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो वो आपको ए हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 8 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो आपको लगभग 31% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जो ग्रामीण जनसंख्या है, क्या है? ग्रामीण जनसंख्या, उसका प्रतिशत क्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है लगभग 69%, और शहरी जनसंख्या कहेंगे तो आपको 31%। हमेशा देखिएगा गांव में लोग ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसका प्रतिशत क्या होगा कि आपको ज्यादा होगा। चलिए अब चलते हैं 9 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है। तो देखिए तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वो आपको चीनी तिब्बती परिवार का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और पूछेंगे कि सबसे ज्यादा किसका है, तो वह आपको भारतीय आर्य का है। दूसरा स्थान पर कहेंगे तो द्रविड़ है। तीसरा स्थान पर कहेंगे तो आपको ऑस्ट्रिक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसका है, तो कहेंगे आपको भारतीय आर्य का। लगभग आपको 73% जनसंख्या जो भारत में इसी वर्ग का आता है। तो इसीलिए यह क्या हो जाता है कि आपको पहले नंबर पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी हिसाब से जो हो जाएगा दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा द्रविड़। तीसरा स्थान पर जो जाएगा कौन हो जाएगा, तो आपको ऑस्ट्रिक का। चौथा स्थान पर जो आएगा वो कौन हो जाएगा, चीनी तिब्बती। तो यहाँ पर सबसे कम वाला पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको सी हो जाएगा। और इसमें पूछा सबसे ज्यादा वाला तो आपको भारतीय आर्य हो जाता। चलिए 9 में 10 में चलते क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में
प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको क्या है? तो देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है ना, वो आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन है, तो आप क्या कहिएगा? तो आपको बिहार है। अगर मेरे भाई बिहार ऑप्शन में नहीं रहे, ठीक है ना, तो क्या कहोगे दो में? तो आपको पश्चिम बंगाल। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं रहे तो तीसरा स्थान पे हमें कहना है केरल। क्या है? केरल। अगर ये भी नहीं रहे तो आपको उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इस चारों को आपको याद रखना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का कहेंगे तो आपको 860, उसके बाद उत्तर प्रदेश का 829। तो जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है क्या? तो देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के औसत संख्या को हम लोग कहते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसे देखिए कि क्या हुआ, ये आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको एक वर्ग मान लीजिए, ये वर्ग आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आयत बन गया। क्या हो गया? आयत बन गया। देखिए, वर्ग के लिए देखते हैं जिसकी चारों भुजा जो है आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, ठीक है ना। इसके अलावा इसके जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो हमें यहाँ मैथ की भाषा से नहीं समझना है। देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इधर भी, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, ये हो गया आपको 1 वर्ग किलोमीटर हो गया ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखिए, तो इस बीच में जितने लोग निवास करते हैं ना, उसी के औसत संख्या को क्या कहते हैं? तो आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा लोग जो होता है ना, वो आपको 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और बिहार जो है आपको जनसंख्या की दृष्टि से भारत में आपको तीसरा सबसे बड़ा क्या है कि आपको राज्य है। तो याद रखना है इन सभी चीजों को। और जनसंख्या घनत्व के मामले में पहिल का, ठीक है ना। और आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। तो आप सोच सकते हैं बिहार के बारे में। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कह रहा है? सुनिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है वो आपको सबसे कम है? तो देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो याद रखिएगा वो है आपको सिक्किम। क्या है? सिक्किम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या सबसे कम कहा जा रहा है, मतलब कहा जा रहा है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछते हैं तो हो जाता है आपको उत्तर प्रदेश। कौन हो जाता है? उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या कहेंगे? तो आपको महाराष्ट्र। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात हो रही है। उसके बाद हो जाएगा आपको बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। उसके बाद जो हो जाएगा तो आपको कौन? तो आपको पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यह 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्या है कि आपको राज्य है, और सबसे कम कहेंगे तो वो आपको सिक्किम है। तो 11 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, सुनिए। अब क्या कह रहा है कि 2000 क्या कह रहा है कि आपको 11 की जनगणना के अनुसार क्या है? जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीकरण का सबसे कम स्तर है? क्या है? सबसे कम स्तर है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम। क्या है? असम। तो देखिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है जानते हैं कि आपको भारत के सबसे कम जो नगरीकरण वाला राज्य है वो आपको हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश से। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% लोग जो होते हैं वो आपको गांव में रहते हैं, 10% लोग ही क्या होते हैं कि आपको शहर में रहते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, मतलब सबसे कम नगरीकृत राज्य कहेंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि कौन सा भारत की राष्ट्रीय युवा नीति 2012 का जो है सबल बिंदु नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2012 के सबल बिंदु कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि निर्णय लेने में सहभागिता ये सभी युवाओं के लिए था, योग्य नेता के दायित्वों का वहन ये भी इसका उद्देश्य था, महिला और लड़कियों को सबल बनाना ये भी था, पुरुष उत्प्रवास ये नहीं था, मतलब पुरुष जो है अपने घर को नहीं छोड़े, उनको जो है काम अपने घर पे ही मिले, ठीक है ना, इस प्रकार की व्यवस्था करना, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, क्योंकि पुरुष उत्प्रवास नहीं था। पुरुष मतलब अपने घर को नहीं छोड़े, जैसे देखते हैं ना काम और रोजगार की तलाश में पुरुष दूसरे जगह पर चले जाते, ऐसा ना हो। चलिए अब हम चलते हैं 14 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या जो है वो आपको सर्वाधिक है? तो देखिए, तो इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पे कहेंगे तो आपको महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे कहेंगे बिहार, चौथा स्थान पे कहेंगे पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपको जनसंख्या है भारत की, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 15 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार
बिहार की जनसंख्या जो थी वो आपको कितना थी? तो देखिए, तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या जो है 10.38 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल सही है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो अगर पूछा जाए 2011 के अनुसार, तो वो हो जाएगा आपको पटना। कौन हो जाएगा? पटना। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है कौन है? मतलब कि जनसंख्या घनत्व और वितरण को कौन सा कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको जलवायु हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोग उसी जगह पर रहना बसना पसंद करते हैं जहां की जलवायु उनके स्वास्थ्य के क्या हो, कि आपको अनुकूल हो। क्या हो? अनुकूल हो। तो साथियों 16 का राइट आंसर डी हो गया। देखिए अब हमारे पास जो है आपको एक नंबर वाले जो प्रश्न है उसे हमें क्या करना है कि आपको देखना है। करने का मतलब हुआ क्या जानते हैं कि जो आपको यानी कि एक शब्दों में उत्तर दे ऐसे प्रश्न है, और उसको मानचित्र पर भी कर रहा है दिखाने के लिए। तो मानचित्र हम आपको लास्ट में बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत का विशाल जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो देखिए, तो 2011 के अनुसार भारत का विशाल जनसंख्या वाला जो राज्य है उसमें कौन है बताइए? था आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी नहीं रहेगा तो आपको बिहार। बिहार नहीं रहेगा तो आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, इतना खैर ऑप्शन नहीं देगा। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो ये जो पांचों देख रहे हैं ना 2011 क्या है? 2011 के मतलब जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक आपको जनसंख्या वाला क्या था कि आपको राज्य था। तो यहाँ से जैसा भी प्रश्न है आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 में भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको कौन था? तो देखिए, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर हम राज्य की बात करते हैं तो आपको कौन हो जाएगा? तो ये आपको सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या मात्र 6,10,000 थी। सोचिए कि एक राज्य की जनसंख्या इतना कम था। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 2011 में भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन था? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य में आपको 5 को बताया है। ठीक है ना, तो उस पांचों का नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। तो 5वां नंबर पे हो जाएगा आपको हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। उसके बाद हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। फिर हो जाएगा आपको केरल। क्या है? केरल। ठीक है ना, उसके बाद जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा आपको बिहार। तो देखिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो देखिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, याद रखिएगा। केरल में जो है 860, उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573। तो जैसा भी प्रश्न आया यहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। चलिए 4 में चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 2011 में भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन है? तो देखिए, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक नंबर में सबसे पहले जो आ जाएगा वो आपको अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसको आपको याद रखना है। दूसरा नंबर पे जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा जानते हैं? हो जाएगा आपको मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। और तीसरा नंबर पे जो हो जाएगा वो आपको सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। तो देख मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, इसका जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना था? तो देखिए, तो इसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। मिजोरम का कहेंगे 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम का तो ये आपको 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से क्या करोगे? देख लोगे, और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके क्या करना है कि आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो राज्य है वह कौन है? मतलब कि सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई थी यह पूछा जा रहा है। तो साथियों यह हुआ था आपको असम में, और असम की राजधानी कहेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? तो आपको दिसपुर में। तो 2001 से 11 के दौरान सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं बढ़ी थी। चलिए उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। तो आपको पता होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का एकमात्र ऐसा भी राज्य था आपको नागालैंड, जिसकी जनसंख्या कमी हुई थी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आपको नागालैंड। सारे चीजों को आपको कॉपी पर अपना नोट करते चलना है। ठीक है ना, जहां भी दिक्कत होगी आप बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो कर रहा है आपको 7वां नंबर, वो क्या कर रहा है इसे आप लोग देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2011 में भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन था? तो बताए थे कि सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन? गोवा। और सबसे कम नगरीकृत राज्य कहेंगे तो कौन हो जाएगा? तो आपको हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे भी चीज आपको याद रखना है। तो देखिए अगला प्रश्न वही कर रहा है कि 2011 में भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन था? तो देखिए यह है आपको हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य कौन है?
तो देखिए, तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जो राज्य है ना भारत का, वो है, आपको कौन जानते हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। क्या करा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत रखने वाला जो राज्य है वो आपको कौन है? तो साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम। क्या है? मिजोरम। क्योंकि मिजोरम में हिंदू जनसंख्या जो है ना वो आपको बड़ा कम है। और मिजोरम की राजधानी आपको याद रखना आइजोल। क्या है? आइजोल। चलिए 11 में क्या करा है सुनिए। कह रहा है 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत रखने वाला राज्य कौन था? तो देखिए, तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत रखने वाला जो राज्य था वो आपको कौन था? तो यह था आपको जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू और कश्मीर। और इसकी राजधानी जो थी कहाँ थी? तो कहेंगे आपको श्रीनगर। ठीक है ना? तो देखिए, तो अभी भी जम्मू और कश्मीर जो है वो आपको क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है वो आपको श्रीनगर ही है। तो इस बात को याद रखना है। चलिए आगे। कह रहा है राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या का जो प्रतिशत रखने वाला राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत रखने वाला राज्य कहेंगे तो आपको नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी पूछेंगे तो ये आपको कहाँ? तो आपको कोहिमा हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपको कौन है? तो साथियों, सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है ना, तो वो आपको पंजाब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंजाब। और पंजाब की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? तो आपको चंडीगढ़। सारा चीज याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वोच्च श्रम सहभागिता दर रखने वाला जो राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो भारत में सर्वोच्च श्रम सहभागिता दर रखने वाला जो राज्य है मेरे भाई वो आपको कौन है जानते हैं? तो वो आपको हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो जैसा भी क्वेश्चन पूछे आप इसे अच्छे से देख लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आगे आइए। अब कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो भारत में जो सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य है ना वो आपको कौन हो जाएगा जानते हैं? तो वो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और महाराष्ट्र जो है यह भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा क्या कहता है कि आपको योगदान देता है। ठीक है ना? और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे हम लोग भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। वही कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है आपको बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो क्या कहिएगा? तो आपको महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में न्यूनतम श्रम सहभागिता दर रखने वाला जो राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए साथियों, तो भारत में जो न्यूनतम श्रम सहभागिता दर रखने वाला जो राज्य है वो आपको उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो आपको रखने वाला जो राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए, तो भारत की कार्यशील जनसंख्या में जो आपको कृषकों का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला जो राज्य है वो आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। देखिए, तो ये सब आपको याद रखना है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या में कृषि का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला राज्य कौन है? मतलब कृषि का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला यानी कार्यशील जनसंख्या में। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहा है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या में मतलब कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग जो है उसका सर्वाधिक प्रतिशत जो है किस राज्य में? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही प्रश्न कर रहा है कि भारत की कार्यशील जनसंख्या में कृषि मजदूरों का क्या हो जाएगा? कृषि मजदूर यहाँ पर छूट गया। वही तुम कह रहे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। तो कृषि मजदूरों का सर्वाधिक प्रतिशत रखने वाला राज्य कौन है? तो क्या कहिएगा? वो आपको बिहार है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। ठीक है ना? और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब आइए, अब थोड़ा सा चलते हैं। आपको एक मानचित्र है, इस मानचित्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है आप उसे समझ लीजिए। तो देखिए, तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश को समझने के लिए मानचित्र में समझिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये जो है आपको लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। इधर ये जो देख रहे हैं ये आपको जम्मू और कश्मीर है। उसके बाद आइए, इधर ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है ना? तो इसको आपको याद रखना है। ये जो देख रहे हैं एरिया ये आपको दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। उसके बाद इधर आइएगा तो यह आपको दादर हुआ नागर हवेली। क्या है? नागर हवेली तथा दमन एवं दीव है। उसके बाद इधर आइएगा तो ये आपको देखिए पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस याद रखिएगा कि पुदुचेरी यहाँ से ये सब है। ठीक है ना? उसके बाद आइएगा तो आपको लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप, जिसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ है? तो ये आपको कवारत्ती है। तो इसको आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। उसके बाद इधर आइएगा
तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या जो है वो आपको कितनी है बताइए, तो आपको 8 है। और राज्य को भी यहाँ से देख लेना है, जैसे राज्य को यहाँ से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, उसके बाद आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपको बिहार, बिहार के बाद आपको आ जाना है सिक्किम है, सिक्किम के बाद आपको आ जाना है अरुणाचल प्रदेश, और इधर ये जो देख रहे हैं नागालैंड, फिर है आपको ये मणिपुर, मणिपुर के बाद ये मिजोरम हो गया, ठीक है ना, उसके बाद ये त्रिपुरा हो गया, उसके बाद ये जो हो गया आपको क्या, तो देखिए तो ये आपको मेघालय हो गया, इधर हो गया आपको असम, क्या हो गया असम, इधर जो देख रहे हैं वो आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, उड़ीसा क्या है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक, मुंबई क्या है, और सॉरी मुंबई कहते हैं महाराष्ट्र, और यहाँ पर ये जो हो गया गोवा छूट रहा है। तो देखिए तो सारे को आपको याद रखना है। इधर देखिएगा तो आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है ना, इसके बाद आपको हरियाणा, फिर है आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आइएगा तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आइएगा तो वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको झारखंड, क्या है झारखंड, और उसके बाद जो हो जाएगा आपको तेलंगाना, क्या है तेलंगाना। तो इस प्रकार से भारत में राज्यों की संख्या पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी बताइए, तो 28, और केंद्र शासित प्रदेश जो पूछेंगे तो वो आपको 8। तो देखिए तो मानचित्र का एक क्या होगा कि आपको स्पेशल क्लास लेकर हम कभी आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।